विजय रूपाणी के परिजनों से मिले पीएम मोदी, परिजनों को दी सांत्वना। हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास से भी मिले पीएम। गुजरात एटीएस को मिला विमान का डीवीआर, विमान के मलबे के बीच मिला डीवीआर। हादसे की असली वजह का हो सकता है खुलासा। टाटा ग्रुप के ऐलान पर छिड़ा घमासान, प्रभावित डॉक्टर्स ने जताई नाराजगी। 2 डॉक्टर्स ने मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने। ईरान में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, किसी और महिला को मारने का था प्लान, महिला को मारकर सोनम बताने का था प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को अंदर से झकझोर दिया है और सभी लोग पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस विमान हादसे में मारे गए लोगों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। बता दें कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना भी जाहिर की। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस हादसे में एकमात्र बचे रमेश विश्वास से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। बता दें कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, इसके साक्ष्य जुटाने में ये डीवीआर काफी मदद करेगा। डीवीआर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के मलबे के बीच पाया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटना का शिकार हो गया था। सूत्रों की माने तो विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया जा चुका है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब दुर्घटना की असली वजह का खुलासा हो सकता है। ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैक्स का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है कुछ है? डीवीआर है, ये डीवीआर है। मलबे में से निकला है? नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज प्लीज, ये काम नहीं है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम जो सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, एफएसएल की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, एफएसएल की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? एनएसजी की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं एनएसजी से नहीं हूँ। पुलिस, गुजरात पुलिस। ये क्या है हाथ में? अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश दुखी है और गनीमत यह है कि इस पर अभी कोई राजनीति नहीं शुरू हुई है, लेकिन टाटा ग्रुप की तरफ से किए गए ऐलान को लेकर विवाद जरूर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए देने और घायलों का इलाज कराने का ऐलान किया था, लेकिन इस हादसे से जो अस्पताल के डॉक्टर्स प्रभावित हुए थे, उनके लिए टाटा के ऐलान में कुछ भी नहीं था, जिसको लेकर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ये मांग उठ रही है कि जब 10 साल पुरानी कारों के लिए स्क्रैप करना अनिवार्य है, तो उससे ज्यादा पुराने विमानों के लिए ये नियम क्यों लागू नहीं होता। दरअसल कल हादसे का शिकार हुआ विमान 11 साल पुराना था, जिसकी वजह से इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। और अब बात ईरान में लगातार चल रहे यूरेनियम संवर्धन को न्यूक्लियर बम बनाने का खतरा बताकर इजराइल के एक्शन की। इजराइल ने आज सुबह ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान ने अपने टॉप लीडरशिप को खो दिया, जिसके बाद ईरान बौखलाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए एक पत्र में ईरान ने इस हमले के बाद तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने की मांग की है। यूएन को भेजे अपने पत्र में ईरान ने कहा कि वो इजराइल के हमलों का खुद समय और स्थान चुनकर जवाब देगा। बता दें कि इजराइल के इस हमले में ईरान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गया है। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, उसके परमाणु साइट तबाह हो गए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई
और ईरानी राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया। और अब क्योंकि खाड़ी देशों में इस तरह की हलचलें लगातार होती रही है, इससे पहले आप इजराइल और गजा के जो जंग थे वहां पर और सीरिया में जो अशांति बनी है, और अब यह माना जा रहा है कि अब जियो पॉलिटिक्स वहां पर बदलने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कहा जाए, क्या इस वक्त जो अब ईरान और इजराइल में जो ये इस तरह की अशांति देखी जा रही है और सैन्य कार्रवाई दोनों देशों को धमकी, क्या मानेंगे कि खाड़ी देशों में यह अशांति जो है अब विकराल रूप लेने वाली है? जी, अगर देखें कि खाड़ी देशों में इस तरह की हलचल, तो ये कोई नई बात नहीं है और इजराइल और ईरान के बीच तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच हमेशा टसल ऑन ही रहता है पूरे साल भर। कभी वो उन पर बम फोड़ देते हैं, कभी वो उन पर बम फोड़ देते हैं। लेकिन बात ये है कि ईरान अभी तक, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे लेबनान में बैठे आतंकी संगठन हो, उनके थ्रू इजराइल पर अटैक्स करवाता था। लेकिन अब ईरान खुलकर सामने आ गया है और इजराइल और ईरान के बीच ये जो खुलकर जंग अब शुरू हो गई है, इससे कहीं ना कहीं हालात बिगड़ने के आसार है। अगर इतिहास पर नजर डालें इजराइल और ईरान के बीच, तो इजराइल के अस्तित्व जब से हुआ है तब से ही इजराइल और ईरान के बीच टसल जारी है, क्योंकि इजराइल को देखें तो वो हर चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, चाहे लेबनान हो, इधर सीरिया हो, दूसरी तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब है। तो हर तरफ इजराइल जो है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और वो इतना टेक्नोलॉजी में आगे है कि उसके बावजूद भी वो सबसे, इजराइल खुले तौर पर कहता है कि वो अपने, हम अमूमन ये यूज करते हैं कि हम अपने चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हैं, लेकिन इजराइल ये कहता है कि हम अपने सातों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर रहा है, न केवल सरवाइव कर रहा है बल्कि उन पर, मतलब धौस जमा कर, एक तरह से कहते हैं कि उन पर चढ़कर वो रह रहा है। विकास, पर कहीं ना कहीं इजराइल की जो टेक्निकल एबिलिटीज है और उसके ऊपर जो उसे अमेरिका का सपोर्ट रहता है, साल दर साल देखने को मिला है। चाहे वो 1948 का वॉर हो, जब सारे खाड़ी देश एक साथ हो गए थे और इजराइल केवल अकेला था, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट से उसने सबको मात दी थी, या 1967 वॉर की बात करें तो इजराइल हमेशा से ही इन सब पर भारी पड़ा रहा है और कहीं ना कहीं उन सब जो इतिहास में मिली हार है, उनका जो खुन्नस है वो ईरान के अंदर है और वही वजह है कि वो इजराइल को नीचा दिखाना चाहता है और कई तरह के पैतरे आजमाता रहता है। जी नहीं, बात ये कही जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत क्या है और जो विवाद का कारण अब खुले तौर पर ईरान के और इजराइल के साथ शुरू हुआ है। देखिए, इजराइल का अगर ग्राफ देखें तो उसको पूरे साल युद्ध में रहना पड़ता है और जिस तरह से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज उसके आसपास हैं जहां अपना इंटरनल इम्बैलेंस ही सालों साल चलता रहता है और उसका असर, उससे प्रभावित इजराइल होता है। पूरे साल जंग के बावजूद अब एक नई जंग का ऐलान, और वहां की जो अशांति है, क्या वो वैश्विक स्तर पर भी कुछ प्रभाव डालने वाली है? और इसकी शुरुआत और इसके इंपैक्ट को लेकर थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर शुरुआत की बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच जो ये टसल जारी है, पहले इसमें पूरे खाड़ी देश के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सारे इन्वॉल्व थे, लेकिन सऊदी अरब है, उसका अमेरिका के साथ बीते कुछ सालों में अच्छे रिश्ते हो गए थे, जिसकी वजह से जो सऊदी अरब है, और क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी मुस्लिमों का देश है, तो जो काफी सारे जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं वो सऊदी अरब के पीछे आकर वो भी अमेरिका के साथ हो गए थे, क्योंकि अमेरिका को इजराइल का सपोर्ट रहता है। तो जो अन्य सुन्नी देश है वो भी इजराइल के मामले पर जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उतने एक्टिव नहीं रहते। लेकिन ईरान जो है वो पूरी तरह से शिया जो है वो बहुतायत में है वहां पर, अगर शिया कंट्री उसे बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि जो ये लोग अमेरिका के प्रभाव में आकर इजराइल के सपोर्ट में हो जाते हैं और ईरान जो है वो अकेला पड़ जाता है। तो इसके पीछे यही वजह है कि क्योंकि सभी एक टाइम पर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 1948 का वॉर हुआ था, 1967 का वॉर हुआ था, जिसमें सभी मुस्लिम खाड़ी देश इकट्ठे होकर इजराइल के अगेंस्ट लड़े थे। लेकिन
अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सभी सुन्नी देश जो है वो अमेरिका के प्रभाव में आकर इजराइल के साथ हो गए हैं और ईरान को कहीं ना कहीं अलग थलग छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ईरान उस खुन्नस को अंदर पाल के बैठा है और वो इजराइल को हर मामले में कहीं ना कहीं जब भी मौका लगता है नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। ये इतिहास की बात है। लेकिन अगर अभी जो इजराइल ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर, उनके पीछे की वजह अगर तलाशें तो ये है कि ईरान कई साइटों पर जो है लगभग 10 से 12 साइटें या उससे भी ज्यादा साइटों पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर रहा है, यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा है। और इसको जो है इजराइल को ये लगता है कि यूरेनियम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, अगर यूरेनियम एनरिचमेंट के थ्रू, आपको बता दें कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम जो है वो दो चीजों के लिए किया जाता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए और दूसरा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और ज्यादातर देश जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की फिराक में रहते हैं जैसे ईरान, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम पर ही अपने देश में तमाम जगहों पर, तमाम साइटों पर यूरेनियम संवर्धन का काम करते हैं और उसी की आड़ में वो न्यूक्लियर वेपन भी बना लेते हैं। यही अगर भारत के पोखरण जो हमने किया था, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट, अगर उस पर नजर डालें तो हमने भी किसी को भी ये जानकारी नहीं दी थी कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, लेकिन हमने वो बना लिया था। उसके बाद हमें सैंक्शंस भी झेलने पड़े थे। तो वही काम जो है वो ईरान भी कर रहा है, कई साइटों पर वो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर रहा है और इजराइल को उससे यही असहजता है, यही उससे इजराइल को खतरा लगता है कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम हो जाता है, अगर सफल हो जाता है तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ईरान ऐसा देश है, उसे अपने नुकसान की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल हो जाता है तो वो सबसे पहला वॉर जो है वो इजराइल पे करेगा। और क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटी आबादी वाला बिल्कुल छोटा सा देश है, जिसमें मुश्किल से उनके देश की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के आसपास होगी, जो 8 अरब से ज्यादा आबादी वाले इस देश का 1% भी नहीं है। ऐसे में इजराइल को ये डर सताता रहता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल हो गया और उसने इजराइल पर अटैक कर दिया तो इजराइल का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से मिट जाएगा। क्योंकि इजराइल में यहूदी बहुतायत में है, ज्यादातर यहूदी ही है, यहूदी कंट्री है वो, और यहूदियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होलाकॉस्ट झेल रखा है जो हिटलर ने उनके साथ किया था। तो वो उसको वो दोहराने देना नहीं चाहते हैं और इसी के तहत वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना आए दिन बनाते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने 6 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है और उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनमें से 6 की मौत भी हो चुकी है और कई जो चीफ ईरान जो कुछ कर रहा है विकास, उसको लेकर कहीं ना कहीं इजराइल की ये असहजता ही है और उसी असहजता का परिणाम है कि ये एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मौजूदा टाइम पर जो अमेरिका का रुख है या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है, क्योंकि अगर आप देखें तो उधर इराक, आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, अब यहां मध्य एशिया में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ उसको लेकर ट्रंप ने वो क्रेडिट अभी भी लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं वो। तो अब क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तो वो ये कहकर वादा करके आए थे कि दुनिया में जंग नहीं होने देंगे, 24 घंटे में जो जंग चल रहे हैं उनको हम खत्म भी कर देंगे। अब इस वक्त क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, और ये भी कि अमेरिका का रुख इन दो खाड़ी देशों के बीच चल रहे जंग को लेकर क्या होगा मौजूदा टाइम पर? विकास सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में सोनम रघुवंशी के शातिर दिमाग की नई परतें खुलती जा रही हैं। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम किसी और महिला की हत्या कर उसे अपना शव बताकर हमेशा के लिए गायब होने की साजिश रच रही थी। एक और बड़ा षड्यंत्र राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी ये रच रही थी और अगर कामयाब होती तो ये बहुत बड़ी खतरनाक प्लानिंग की थी।
सोनम रघुवंशी ने शिलांग पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्यारों की योजना किसी महिला की हत्या कर उसके शव को जलाने की थी, ताकि उसे सोनम का शव बताया जाए और वह सच्चाई सामने आने तक छिपी रहे। पुलिस को पता चला कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इस साजिश का मास्टरमाइंड था और सोनम ने इसमें सहमति भी दी थी। फिलहाल मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मामले की पूरी सच्चाई कब सामने आती है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।